अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मौसम बहुत सुहाना है और इसके साथ मेरे साथ बैठे हुए हैं हसनैन लियाकत और मेरे साथ है गजल अशरफ। मौसम सुहाने की बात की तो बारिशें हैं कि वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले एक दिन था, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन तकरीबन बाज़ इलाकों में तो 4 दिन से बारिश हो रही है और अब बारिश रहमत की बजाय ज़हमत बन रही है। अगर शहरों की बात की जाए तो हर तरफ हमें पानी पानी नज़र आता है। गलियाँ इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। और अगर गाँव की बात की जाए या फिर उन एरियाज़ की बात की जाए जहाँ पे सयाह जाते हैं, वहाँ उन एरियाज़ का रुख करते हैं, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग है, दरख्त गिर रहे हैं और नई नई जगहों पे लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है क्योंकि बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है। और सावन की जो बारिश है, ये जो छोटी छोटी बारिश होती है, पहले तो सबसे ज़्यादा ज़मीन में पेनिट्रेट करती है और फिर उसके बाद जब बारिश की स्पीड गजल बढ़ती है तो उससे फिर आपकी लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी कच्ची होती है। और उसके बाद बारिश की स्पीड होने से आपकी लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये बड़े डिफिकल्ट हालात हैं और हमारे ऊपर इस तरह के हालात आते हैं। सर्दियों में हमें धुंध, फॉग, इसका सामना करना पड़ता है। गर्मियों की बात की जाए तो कभी कभार हमें शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है जिसमें हीट स्ट्रोक आती है या फिर कभी कभार हमें सैलाब का भी सामना करना पड़ता है। और जिस तरह के हालात हैं, अगर 3-4 दिन और बारिश हुई तो फिर हालात मजीद बारिशें तो आगे और रहेंगी। कल हम इसी हवाले से बात भी कर रहे थे, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि अब आगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 31 तारीख तक तो ये बताया जा रहा था कि बारिशें होंगी। लेकिन अभी तो आपको हसनैन ने जो सिचुएशन बताई है ये ओवरऑल बताई है। मैं बात को चकवाल की, जहाँ पर कल क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिस वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। चाहे वो दही ज़िंदगी हो, शहरी ज़िंदगी हो, वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। जबकि बात की जाए तमाम तर महकमों के हवाले से, जिसमें वासा है, 1122 है, फिर इसके साथ साथ सेहत का महकमा है, फिर म्यूनसिपल के कुछ महकमे हैं, वो तमाम तर लोग फील्ड में मुतहरिक तो हैं। लेकिन जाहिर है शहरियों को जो इस वक्त नुकसान हो रहा है उसका तो अजाला नहीं किया जा सकता है। और क्लाउड बर्स्ट कब होता है? जब आपके बादलों में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो बरसते हैं और शदीद बरसते हैं और फिर आपका क्लाउड बर्स्ट इस तरह से होता है। कल से चकवाल में सूरत हाल इतनी ज़्यादा संगीन हो चुकी है कि लोग इस वक्त मतलब आप ये कहें कि वो मदद के मुंतज़िर हैं। लेकिन बात जब हमारी भी हुई बहुत से महकमों से, उनके एक्सपर्ट से, लोगों से, बड़ी इंतज़ामिया से, तो वो यही कह रहे हैं कि हम इस वक्त मुतहरिक हैं और जल्द पानी की निकासी के हवाले से भी काम कर लिया जाएगा। मशीनरी वहाँ पहुँचा दी गई है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात। ये तो थी बारिश के हवाले से गुफ्तगू। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते आपको सोशल स्टोरीज़ के हवाले से बताते हैं और सबसे पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी मैंने आपको बतानी है। हम इस सारी सूरत हाल में थोड़ी सी वॉर की सिचुएशन को भूल गए थे जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, फिर पाकिस्तान के हवाले से भी हमने बात की, फिर जो ईरान की बात हुई वो भी की। लेकिन अब बात यह है कि इसराइल के शाम पर हमले तीसरे रोज़ भी जारी हैं और वज़ारत दिफा की इमारत को उन्होंने निशाना बनाया। इस वक्त विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने उनकी वज़ारत दिफा की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। और ये 3 दिन से हमले जारी हैं और हमले तेज़ भी कर दिए गए हैं। सरकारी फोर्सेस की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो अक़लीती बिरादरी है वहाँ पर उसको नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा रहा है। और आलमी खबर रसाई इदारे AFP और रॉयटर्स ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया है कि मुसलसल ये तीसरा दिन है कि इसराइल ने शाम पर हमला किया और जहाँ सरकारी फोर्सेस हों, जहाँ पर जो जनूबी शहर अल सवीदा है उसके मकामी जो लोग हैं, जो जंगजू हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो वज़ारत दिफा के ज़राए हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमारत पर कम से कम 2 ड्रोन से हमला किया गया है और अफसरान तय खाने में पनाह ले रहे थे। और सरकारी अखबार ये भी बता रही है कि 2 आम शहरी भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं और अभी और कितनी तादाद है इस हवाले से तयन भी किया जा रहा है। जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको बताएंगे। बिल्कुल ऐसी है। इजराइल अपनी उसी तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, बिट्स एंड पीसेस वाली कार्रवाई कर रहा है कि कभी एक मुल्क को निशाना बना रहा है, कभी दूसरे मुल्क को निशाना बना रहा है। सबसे पहले उन्होंने फ़लस्तीन पर जुल्म किया, उसके बाद ईरान का नंबर आया, फिर ईरान ने जब आंखें दिखाई तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे हमारी शायद उस तरह से हमें कामयाबी ना मिले, तो उन्होंने अब शाम के ऊपर हमला कर दिया। ऑलरेडी शाम काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका है। शाम की तबाही का सिलसिला तो आज से कई साल पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब वो वापस इजराइल के हमलों का शिकार भी है। अल्लाह करे कि शाम के जितने भी मुसलमान हैं उनकी हालत बेहतर हो और उनका जो महफूज भी रहे और वो दिफाई निज़ाम भी उनका इतना बेहतर हो कि वो इजराइल को जवाब दे सके। क्योंकि अगर मुस्लिम उम्मा की बात की जाए तो वो सारे मसरूफ़ हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं हर मुल्क को और कोई भी इस तरह से जवाब नहीं दे रहा। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की बात करते हैं, बलोचिस्तान की बात करते हैं। बलोचिस्तान में आम दुश्मनों का फिर से वार, दहशतगर्दों की कलात के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बाग हुए, 13 मुसाफिर जख्मी सिविल
हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया गया। जबकि मुसाफिर कूच की अगर बात की जाए तो कोच कराची से कोयटा जारी थी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों ने मुसाफिर बस पर हमला किया, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बस में मारूफ कव्वाल नदीम साबिर भी मौजूद थे जो महफूज रहे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कल्लात में मुसाफिर बस पर हमले में मासूम शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस है। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराम करने की हिदायत भी है और कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अल्लाह करे कि वो भारी कीमत चुकाएं, क्योंकि आए दिन हमें बलूचिस्तान से इस तरह के वाक़यात नजर आते हैं। बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से पहले भी दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया था और दहशतगर्दी को ख़त्म किया था, इस बार भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको स्टोरी बताते हैं जनूबी केरला के हवाले से, जहां पर स्कूल दरसो तदरीस में जद्दत तराजी आ रही है। यानी कि अब कुछ नई नई हैपनिंग्स हो रही हैं। केरला जो कि इंडिया की एक स्टेट है, वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि स्कूल में क्लासरूम्स का मुनफरद सेटअप बनाया गया है। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनका ख्याल ही अब ख़त्म कर दिया गया और हर तालिब इल्म पर एक यकसा तवज्जो की यकीनी बनाई जा रही है कि हर बच्चे पर बिल्कुल एक क्वालिटी के साथ उनको फोकस भी किया जाए और उन पर देखा भी जाए कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि बैक बेंचर्स के हवाले से हमेशा से ये खबरें होती हैं कि वो उस तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर स्टडीज़ में इतना ज़्यादा रुझान उनका नहीं होता है। और हाल ही में रिलीज़ होने वाली एक मलयालम फिल्म है, उसके मुताबिक जो कुछ उसमें दिखाया गया था कि स्कूल ने बैठने का एक इख्तराई निज़ाम लाया है, जहां एक कतार वाली नशिस्तें क्लासरूम की 4 दीवारी के साथ मुंसलिक हैं और इस तरह हर तालिब इल्म सामने वाले बेंच पर बैठे हैं। और केरला के आखिरी स्कूल पहले ही बैठने के इस इंतज़ाम को अपना चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको अब ख़त्म कर दिया गया, बैक बेंचर्स वाला। अब सब लोग बैठेंगे तो फ्रंट पर ही बैठेंगे और निज़ाम इस तरह से बना दिया गया कि सब बच्चे नजर आए। बिल्कुल ऐसी है। और अगर केरला की बात की जाए तो ये बिल्कुल इंडिया के साउथ पे मौजूद है और केरला इसको बहुत सारे लोग ये रेफ़र करते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ केरला है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पूरी दुनिया में अगर इंडिया की पहचान किसी ने करवाई है, किसी कम्युनिटी ने करवाई है, तो वो केरला की कम्युनिटी है। और केरला के हवाले से आपको एक और बात बता चलूँ कि जो आजकल आप देख रही हैं इंडिया में तमिल मूवीज़ हैं या फिर केरला की मूवीज़ हैं, मलयालम मूवीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सो इन्होंने इंडिया में रहते हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुँचाया। जिस तरह की इनकी फिल्म मशहूर हो रही हैं, मूवीज़ मशहूर हो रही हैं, और इसके अलावा इनकी जो स्किल्ड लेबर है वो पूरी दुनिया में बड़े आला जो ओहदे हैं ना, वो आज भी केरला के लोगों के पास हैं। और केरला वाले अपने आप को ये भी नहीं कहते कि हम इंडियन हैं। इंडियन तो कहीं दूर जाके वो कहते हैं नहीं, सबसे पहले हम केरला के हैं। अब तीनों ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरनेशनल खबर देते हैं। गज़ल ने केरला की बात की तो मैं आपको इजराइल लिए चलता हूँ, जहाँ पे ईरान से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो कि बहुत ही होशरबा हैं। नेतन्याहू ने ईरान से जंग में जादू और जिन्नात का सहारा लिया, ये कहना है ईरान के मारूफ सहाफ़ी और पासदारान इनकलाब के तर्जुमान अखबार जवां के साबिक एडिटर अब्दुल्ला गंजी का। उन्होंने कहा कि हालिया इजराइल ईरान जंग के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म बिनयामीन नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर जादू टोने, जिन्नात और माफूकुल फ़ित्र अरवाह की मदद हासिल की। और गंजी ने सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर लिखा है कि जंग के दौरान तेहरान की सड़कों पर यहूदी अलामतों वाले तावीज़ और अजीब व गरीब से कागजी टुकड़े मिले, जिन्हें मुमकिन तौर पर रूहानी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने ये दावा किया है कि इस गज़ा जंग के आगाज़ के वक्त ऐसी इत्तलात भी लीक हुई जिनके मुताबिक नेतन्याहू की मुलाकात बाज़ जादुई माहिरीन से हुई। इस बयान पर मूसाद फ़ारसी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने तंज़िया रद्द अमल दिया और कहा कि मंशियात का इस्तेमाल और जिन्हों से बातें करना किसी मुल्क के सरबराह को ज़ेब नहीं देता। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली ओहदेदारान ने भी मूसाद की पोस्ट को रीशेयर किया, रीट्वीट किया और लिखा कि ये बिल्कुल एक मुज़ायका खेज़ बात है, जिन बूत तो हर जगह में मौजूद होते हैं। मतलब मुझे तो थोड़ी सी ऐसी आ रही है कि अब इसराइल जंग की हिकमत अमली से बचने के लिए वो इसराइल जो है वो जिन बूतों का सहारा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं जी और आपको बताते हैं कि मुल्क की तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 19 जुलाई को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
और कराची की गुड्स करियर एसोसिएशन के सदर ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई भी सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी। अगर ताजर कहेंगे कि हड़ताल का दौरानिया बढ़ाना है तो हम हड़ताल को मजीद बढ़ाएंगे। कराची चैम्बर में सनतकारों से ज़ाहिर यकजहती करते हुए कराची गुड्स ने यह भी कहा है कि उनके जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि ये ऐलान किया है कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है और 19 जुलाई को मुल्क में ये हड़ताल जो है उसका जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी, कोई भी सप्लाई नहीं होगी। अगर ताजर हड़ताल तवील करने का कहें भी तो हम उनके साथ हैं और कहा कि जब तक कराची चैम्बर के मुतालबात पूरे नहीं होंगे पहिया जाम हड़ताल होगी और मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी। मुतालबात उनके कुछ इस तरह से हैं कि फाइनल टैक्स रजीम की बहाली, ई बिल्टी यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्टी होती है वो, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बिल्टी असल में कहते हैं उस चीज़ को जो रसीद होती है, जो भी आप चीज़ें सप्लाई करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक वाली। इसके साथ साथ 37A और B और 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शंस के कवानीन वापस ले जाने जैसे नुकात भी शामिल है। अब इस कानून के तहत ये होगा कि जो FBR है ना उसके इख्तियारात हो गए हैं कि वो इजीली उनकी गिरफ्तारी कर सकता है, जिसके ऊपर उनको काफ़ी खदशात हैं। बिल्कुल ऐसे अल्लाह करे कि इनके मुतालबात पूरे हों और जो पूरे मुल्क में ये पहिया जाम हड़ताल की बात कर रहे हैं वो क्योंकि अल्टीमेटली उसका नुकसान आवाम को होता है, उसका नुकसान एक आम आदमी को होता है, तो उस नुकसान से पाकिस्तान का आम आदमी बच सके। हुकूमत ने बनाई है वैसे एक कमेटी, लेकिन अब देखें कि अल्लाह करे कि वो कमेटी कुछ मुतालबात भी इनके पूरे करे और जो इनके मुतालबात हैं उनके ऊपर जल्दी से अमल दरामद करने की कोशिश करे। ख़वातीन नौज़ात आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया अब एक ऐसा टूल बन चुका है जिस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप रातों रात मशहूर भी हो सकते हैं, शोहरत की बुलंदियों को भी पा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है इंडोनेशिया के 11 साल बच्चे रेयान ने, जिन्होंने मुनफरिद डांस की वजह से रातों रात इंटरनेट पर वो सेंसेशन बने। और इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो जो कश्ती की रेस थी उसके दौरान 11 साल का बच्चा, उसने तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए गैर दानिस्ता तौर पर डांस किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मतलब वो गिर रहा था और उसने गिरते गिरते कहा कि मैं डांस कर लेता हूँ, लोगों को कहीं बुरा ना लगे। वो संभल गया। एग्जैक्टली। सो बच्चे के इस डांस को कहा गया ओरा फार्मिंग और ओरा फार्मिंग का इसको नाम दिया गया। रेस में अगर रेयान की कश्ती के सिरे पर बात की जाए तो वो खड़े थे और वो अपनी टीम का हौसला बुलंद कर रहे थे और अचानक डगमगा गए। उसने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन ना संभला तो बाजुओं के जरिए डांस शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि दुनिया में इसका डांस ये मशहूर हुआ और दुनिया भर की मशहूर शख्सियात ने इस डांस में वो शामिल हुई। इसमें फुटबॉलर भी हैं, मोटरसाइकिल की जो बड़े बड़े रेसर्स हैं वो भी हैं, वो भी दौरान राइड इसी तरह का डांस करते हुए हमें दिखाई दिए। ताम अगर बरतानवी नशियाती इदारे की बात की जाए तो उन्होंने भी इस हवाले से यही कहा है कि रेयान ने जब इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि ये सब मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मौके की मुनासबत से खुद ब खुद ये डांस स्टेप हो गया। अगर मुझे पता होता मैं इतना पॉपुलर होता हूँ तो कुछ 2-3-4 स्टेप्स और ज़्यादा कर लेता। बेशक अल्लाह ताला ही सबको इज्जत देने वाली ज़ात है। और देखिए रातों रात जिस तरह से वो फेमस हो गए, उन्होंने सोचा भी नहीं था, उन्होंने वैसे ही गिरने वाले थे, एक स्टेप किया, वो फेमस हो गया और अब हर बड़ी पर्सनैलिटी उसको भी सराहा रही है और उसमें पार्ट भी ले रही है। खैर अब यही चीज़ें होती हैं जो आपको फेमस कर देती हैं, जितना हम कॉन्टेंट भी लेते रहते हैं वैसे अजीबो-गरीब सा। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी, इन्वेंट से रिलेटेड भी थी, आपको कुछ ना कुछ सबक हासिल हुआ होगा और समझ भी आई होगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।